सामने वाला बैट्समैन वो बॉल को पहचान ही नहीं पा रहा कि किस तरीके से आएगी, किस तरीके से स्विंग होगी। अगर देखा जाए तो टेक्निकली विकेट कीपर बैट्समैन से भी ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट्स आपको दे सकता है। जो भी टीम पहले बॉलिंग कर रही है ना, वो अपने सबसे बेस्ट, सबसे अच्छे पेसर को भेजती है, क्योंकि अगर एक बैट्समैन हट गया तो वो बाद में आकर बॉलिंग तो नहीं करने वाला और तुमको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देने वाला है। देखो दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ ना, वो स्पेशली ओडीआई मैचेस के लिए। और इसके पहले मैंने बहुत बार T20 मैचेस के लिए बात की, क्योंकि आईपीएल जो था, ठीक है, और उसी के साथ साथ वर्ल्ड कप था, तो उन सीरीज में हमारे लिए वो टिप्स बहुत काम आई। अब आगे जाकर इंडिया और श्रीलंका की ओडीआई मैचेस आने वाली है, और उसके बाद आने वाली जितनी भी ओडीआई मैचेस रहेंगी ना, वहां पर ये ट्रिक्स आपके बहुत काम आएगी। देखो, ज्यादा ऑब्वियस चीजें तो नहीं बताऊंगा मैं, थोड़ी यूनिक चीजें जो आपको भी शायद नहीं पता रहेंगी। और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाए ना, वो मैं क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो पूरा देखना ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बैठे कि कैसे आप ओडीआई की एक ऐसी टीम बना सकते हो जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स आपको बनाकर दे सकती है। तो चलो पहले ओडीआई के बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं, क्या रहता है ओडीआई में, और एकदम बेसिक्स। सबसे पहले 50 ओवर्स रहते हैं, 50 ओवर की ये मैच रहती है एज कंपेयर टू एक T20 मैच। अब 50 ओवर की मैच रहती है तो तुम्हें भी पता है रन्स काफी अच्छे निकलते हैं। कुछ ऐसे बैट्समैन भी हम देखते हैं जो 100+ बड़े ही कैजुअली बना देते हैं, हर एक मैच में उनकी तरफ से इतना अच्छा स्कोर डिलीवर होता है। बट वही अगर T20 में देखे तो 100+ जाना बहुत मुश्किल लगता है। और एक चीज ये रहती है कि T20 मैचेस में प्लेयर काफी एग्रेसिवली खेलते हैं, बट ओडीआई में उतना ही आराम से खेलते हैं, क्योंकि ओवर्स ज्यादा है तो थोड़ा आराम से पेस में खेलेंगे तो फायदा उन्हीं का रहेगा एज कंपेयर टू एग्रेसिव खेलना। क्योंकि अगर एग्रेसिव खेलने निकल गए तो एक चूक और डन। अब ना ही सिर्फ बैट्समैन लेकिन बॉलर्स को यहाँ पर एडवांटेज रहता है। अब T20 में हम देखते हैं मैक्सिमम ओवर्स अगर कोई बॉलर डाल रहा है तो वो 4 रहेंगे, वो भी कौन, डेथ बॉलर्स डालते हैं। अब 4 ओवर में मैं कहता हूँ 1-2 विकेट भी आ गया तो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन वही ओडीआई की जहां तक बात करें तो एक बॉलर, स्पेशली डेथ बॉलर, 10 ओवर तक डाल सकता है। अब 10 ओवर में मैं मानता हूँ 3-4 विकेट, हमने 5 से ज्यादा भी विकेट्स देखे हैं वर्ल्ड कप 2023 में। बट T20 में 4 ओवर में थोड़ा मुश्किल लगता है। ओडीआई में वही चीज बॉलर्स को थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज देती है कि वो अलग अलग चीजें ट्राई कर सकते हैं। मैं कहता हूँ 10 ओवर है, 10 में से 4 ओवर, शुरुआती 4 ओवर में किसी बॉलर ने अपनी एक बोलता ना एक टेक्निक यूज की, उसकी वजह से उसे कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा है, उसका विकेट नहीं गिर रहा है, उल्टा सामने वाला बैट्समैन उसको अच्छा खासा धो दे रहा है। बट वही वो 5वें 6वें या फिर बाकी के जितने भी बचे ओवर्स में उसने एक अलग टेक्निक यूज की जो उसने पहले कभी नहीं ट्राई की थी, और उसमें उसको रिजल्ट दिख रहा है। सामने वाला बैट्समैन वो बॉल को पहचान ही नहीं पा रहा कि किस तरीके से आएगी, किस तरीके से स्विंग होगी। ये सारी चीजें कर सकता है एक बॉलर जब उसके पास 10 ओवर्स होती हैं। तो बैट्समैन और बॉलर्स दोनों ही एडवांटेज में रहते हैं, दोनों को काफी अपॉर्चुनिटी मिलती है जब तक उन्हें वो यूज करना पता है। फिर अगर हम बात करें ना बैट्समैन और बॉलर्स के अलावा, तो ऑलराउंडर्स यहाँ पर टेक्निकली सबसे ज्यादा पॉइंट्स दे सकते हैं। अब जब मैं ये बोलता हूँ ना टेक्निकली, वो इसलिए अगर तुम देखो एक ऑलराउंडर, अगर वो राइट हैंडेड बैट्समैन, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, जो भी हो, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, वो रन्स भी निकालेगा। 30 से ज्यादा रन्स तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं हम लोग। और वो बॉलिंग भी करता हो, चाहे वो पेसर हो चाहे वो स्पिनर हो, तो फिर हम 1-2 विकेट्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब 1-2 विकेट्स मतलब क्या, 50 से लेकर 60 फैंटेसी पॉइंट्स वो हो गए। और अगर रन्स निकाल लिए उस बंदे ने 40 के आसपास, तो अगेन 40-50 पॉइंट्स आपको वहां मिल जाएंगे। नहीं करके 100+ पॉइंट्स एक ऑलराउंडर हमेशा डिलीवर कर सकता है, अगर उस मैच में वो अपना बोलते हैं ना, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हो परफॉर्मेंस, वो डिलीवर करे। अब देखो, जरूरी नहीं है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वही होना चाहिए, बट स्टिल टेक्निकली एक ऑलराउंडर हमें सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स दे सकता है। अब इन्हीं के चलते आप विकेट कीपर को नहीं भूल सकते। अगर देखा जाए तो टेक्निकली विकेट कीपर बैट्समैन से भी ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स आपको दे सकता है। जी हाँ, आप सोचोगे ये कब से हो गया। अब देखा जाए तो हमने बहुत सारे ऐसे टीम्स देखे हैं जहां पर विकेट कीपर्स मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होते हैं, कोई में तो हमने देखा है कि टॉप ऑर्डर बैट्समैन भी होते हैं। बट वही विकेट कीपर जब ओडीआई में खेलता है, उसे पता है उसके सामने 50 ओवर गिरने वाली है, और उन 50 ओवर में से मैं कहता हूँ उसने 2-3 अगर स्टंप आउट्स भी कर दिए तो 12 पॉइंट मिलते हैं एक स्टंप आउट के ओडीआई में। ठीक है, ड्रीम 11 पर जाकर तुम चेक कर सकते हो। अब सोचो उसने 2-3 विकेट ऐसे ही खा लिए। उसी के साथ साथ सेकंड इनिंग्स में वो जब बैटिंग करेगा वहां पर उसने हाफ सेंचुरी या फिर 60-70 रन दे दिए, तो क्या वो फैंटेसी पॉइंट्स एक बैट्समैन से ज्यादा होंगे या कम होंगे? वही चीज आपको सोचने में मजबूर करती है कि एक विकेट कीपर जो विकेट्स भी उठा सकता है, मतलब स्टंप आउट कर सकता है, उसके पास कैच पकड़ने का यहाँ वहां मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहती है। बट वही प्लेयर जब बैटिंग करने आएगा तो वहां पर भी वो अपना अच्छा परफॉर्मेंस देगा, तो फिर टेक्निकली बैट्समैन से ज्यादा रन्स विकेट कीपर दे सकता है।
अब ये बेसिक्स क्लियर हो गए तुम्हें, ठीक है। अब इन्हीं के साथ साथ इन्हीं को अपने दिमाग में रखते हुए ना हम आगे चीजें एक्सप्लोर करते जाएंगे, तो थोड़ा आराम से ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। अब देखो, तुम्हारे सामने सबसे पहले एक सिंपल स्ट्रैटेजी रखता हूँ जिसका नाम मैंने रखा है ओपनिंग स्ट्रैटेजी। बड़ी सिंपल है, और जैसे तुम्हें नाम से समझ में आ रहा होगा, ओपनिंग स्ट्रैटेजी मतलब ओपनिंग मैचेस। जो भी टीम ओपन कर रही है, या वो बैटिंग कर रही है या फिर वो पहले बॉलिंग कर रही है। अब ओपनिंग स्ट्रैटेजी में क्या होता है ना, टीम ए ले लेते हैं और टीम बी, ताकि कंफ्यूजन ना हो। टीम ए पहले बैटिंग कर रही है और टीम बी पहले बॉलिंग कर रही है। अब आपको भी पता है टीम ए के पास कुछ ऐसे ओपनिंग बैट्समैन रहेंगे जो काफी अच्छा खेलते रहेंगे, ठीक है। टॉप के 3-4 बैट्समैन जो आ गए वो बहुत बढ़िया खेलते हैं, लेकिन वही टीम बी के पास ओपनिंग बॉलर्स जो है, जो सबसे पहली ओवर्स डालने वाले हैं, उन बॉलर्स में ना एक चीज कॉमन रहती है, और शायद आपने भी कभी नोटिस की होगी। जब भी कोई टीम पहले बॉलिंग करने वाली है, उनका पेसर ही ओपन करता है, क्योंकि हर एक टीम की यही स्ट्रैटेजी रहती है कि शुरुआती जो बैट्समैन है सामने वाली टीम के, वो सबसे ज्यादा स्कोर करेंगे, इसलिए तो वो ओपनिंग बैट्समैन है, इसलिए तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है ना, क्योंकि ये बहुत पावर में खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, इसलिए इनको पहले भेजा जा रहा है। अब अगर हम उन्हें ही हटा दें तो फिर आगे के आने वाले जो बैट्समैन रहेंगे वो शायद इतना नहीं स्कोर कर पाएंगे, तो हमारे लिए चेस करना काफी आसान हो जाएगा। तो यही चीज सोच के जो भी टीम पहले बॉलिंग कर रही है ना, वो अपने सबसे बेस्ट, सबसे अच्छे पेसर को भेजती है, जो थोड़ा बहुत स्विंग भी कर सकता है बॉल को, ताकि विकेट उठा सके। टॉप ऑर्डर के जितने भी बैट्समैन है सामने वाली टीम के, उन सभी को साफ कर सके। इसीलिए एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप देखते हो टीम बी जिनके ओपनिंग बॉलर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो पेसर्स हैं, उनके पास हल्का सा स्विंग भी है और विकेट निकाल सकते हैं, उनका जो पास्ट परफॉर्मेंस है रिसेंट मैचेस का अलग लेवल पे, 1-2 विकेट वो उठा ही ले रहे हैं, तो फिर आप टीम ए के ओपनिंग बैट्समैन को ऐड मत करना, क्योंकि वहां पर तुम्हारा नुकसान होगा। टीम ए के बैट्समैन तो ऐसे ही निकल जाएंगे, टीम बी के बॉलर्स वो तो विकेट उठा लिए, उनके फैंटेसी पॉइंट शायद आपको मिले या ना मिले, लेकिन टीम ए वाले बैट्समैन को आपने ऐड किया था, वहां पर आपका नुकसान हो गया। इसीलिए आपको ये सारी जजमेंट पहले ही करनी पड़ती है। अब इस पे मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा। जब भी आप ये बैट्समैन ऐड करते हो ना, एक चीज आपको वो भी ध्यान में रखनी है कि जरूरी नहीं है हर बार वो ओपनिंग बैट्समैन आउट हो जाए, ठीक है। कुछ ऐसे हमने लेजेंड्स देखे हैं जो किसी भी टाइप के बॉल को संभाल लेते हैं, वो आराम से खेल लेते हैं, पेस के साथ खेलते हैं और एकदम परफेक्ट खेलते हैं। अब ऐसे कुछ बैट्समैन आपके दिमाग में भी आते होंगे, लेकिन ऐसे भी बैट्समैन हैं जो आपके दिमाग में आएंगे जब मैं ये बताऊंगा कि हर वो अपॉर्चुनिटी जो मिलती है ना उनको, हर वो फुल टॉस बॉल उनको दिखता है ना, उस पर वो सिक्सर या फिर चौका मारने की कोशिश करते हैं। कोई भी बॉल दिखे कि ये लंबा लंबा खींचने की कोशिश करते हैं, तो इन बैट्समैन को ना पहले तो तुम ड्रॉप कर दो, क्योंकि ओडीआई एक ऐसा गेम है जहां पर तुम्हें आराम से खेलना है। ओडीआई ऐसा गेम नहीं है जहां पर बैट्समैन से तुम एक्सपेक्ट करते हो कि ये 200 से ज्यादा स्ट्राइक रेट रखता है, इसने पिछले ओवर में लगातार 3 छक्के मार दिए। इतना एग्रेसिव में खेलना भी बहुत सही नहीं है ओडीआई में। माना कि कुछ सिचुएशन रहती है जहां पर अच्छे स्कोर निकालने पड़ते हैं, या फिर किसी प्लेयर का एक नेचुरल टैलेंट रहता है कि हाँ, मैं हर एक बॉल पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करूंगा और मैक्सिमम रन स्कोर करने की कोशिश करूंगा। बट ओडीआई एक लंबा गेम है, 50 ओवर का पूरे दिन का गेम है, और अगर तुम शुरुआत में इतना एग्रेसिव खेल रहे हो, इतने लंबे लंबे शॉट खेल रहे हो, चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं या तो तुम क्लीन बोल्ड हो जाओगे या तो तुम्हारा कोई कैच पकड़ लेगा। तो इसलिए इन एग्रेसिव बॉलर्स को ना पहले अवॉइड करो, इन्हें चाहो तो ड्रॉप करो, क्योंकि ये लंबी गेम में नहीं चलने वाले। क्योंकि अगर एक बैट्समैन हट गया तो वो बाद में आकर बॉलिंग तो नहीं करने वाला और तुमको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देने वाला है, ठीक है। वो तो आके फील्डिंग ही करेगा, और गलती से अगर 1-2 कैच भी पकड़ लिए तो 8.1 कैच के मिलेंगे, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर दूसरी स्ट्रैटेजी या फिर दूसरा ट्रिक कह सकते हो, आइडिया बता रहा हूं मैं। अब प्रोसेस में बढ़ रहे हैं, हम ओपनिंग तक आ गए थे, अब आगे क्या करना है इसे मैं बुलाता हूं मिडिल ऑर्डर पर भरोसा। अब देखो, भरोसा मैंने बोला है, ये क्या एग्जैक्टली, और मिडिल ऑर्डर पर भरोसा क्यों करना है। अब भरोसा ये शब्द, इसकी वैल्यू खो भी सकता है और वापस भी ला सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आज एक प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहा है, वो क्या पता दूसरे तीसरे मैच में बहुत खराब खेले, बट आपको उस पर भरोसा था कि ये खेलेगा, तो मैं डेफिनेटली इसको चौथी मैच में भी ऐड करूंगा। बट अगर आपका भरोसा टूट गया है कि नहीं यार, खत्म हो गया इस बंदे का, ये नहीं खेल पाएगा, इसका फॉर्म खराब हो गया, तो आप उसे ड्रॉप कर दोगे। बट वही प्लेयर अचानक खेल जाता है, तो यही चीज है, आपको भरोसा रखना पड़ता है। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और मिडिल ऑर्डर बॉलर जो होते हैं ना, उनकी एक स्पेशलिटी रहती है। वो मिड में इसलिए है क्योंकि जो भी उनका लाइनअप बनाता होगा, जो भी उनके कोच रहेंगे, जो भी उनकी मैनेजमेंट टीम रहेगी, उन्हें लगता होगा कि ये प्लेयर अच्छा तो खेलता है,
बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन बोलते हैं ना कि टॉप ऑर्डर को अगर सामने वाली टीम ने खा लिया तो अभी मिडिल ऑर्डर को संभालना पड़ेगा। तो ये बेसिकली शील्ड है। टॉप ऑर्डर बैट्समैन अगर किसी टीम की तलवार है तो मिडिल ऑर्डर उनकी शील्ड है। अब शील्ड से बचाया भी जा सकता है खुद को और वार भी किया जा सकता है अगर आपको पता है उसे कैसे यूज किया जाए। अब देखो, कंफ्यूज तो नहीं करना चाहता मैं आपको, लेकिन सिंपल सी भाषा में यही है कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खेलना जानता है। अगर जरूरत पड़ी तो वो 50+, 60+ वो भी स्कोर कर सकते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी कि आराम से खेलना है, आराम से स्कोर करना है, तो वो भी वो जानते हैं। अब ऐसे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी अंधाधुन आपको ऐड नहीं करना है, किसी को भी ऐड नहीं करना है, थोड़ा सोच समझ के। और यहाँ पर ना एक टिप देता हूं मैं आपको, स्ट्राइक रेट देखो हर एक प्लेयर का, जो भी मिडिल ऑर्डर है उनका स्ट्राइक रेट चेक करना, 100 to 180। अगर इसके बीच में आपको इनका स्ट्राइक रेट दिखे तो फिर वो प्लेयर वर्दी है, आपका ध्यान उस प्लेयर पर होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि सभी को ऐड कर दो जिनका भी स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर और 180 से नीचे है, और या फिर 180 से ज्यादा है तो वो प्लेयर खराब है। ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि 100 से लेकर 180 के बीच में अगर हो तो आपका उन पे ध्यान होना चाहिए, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि ये प्लेयर होगा या नहीं होगा मेरी टीम में। अब मैं 180 तक लिमिटेड क्यों? क्योंकि 200 के आसपास या फिर 200 के ऊपर अगर कोई स्ट्राइक रेट जाता है तो वो प्लेयर डेफिनेटली बहुत रिस्की है। आप चेक करो उसका पिछला परफॉर्मेंस, अगर उसने 15 बॉल पर कुछ 30 रन बनाए तो वहां पर आराम से 200 का स्ट्राइक रेट हो जाएगा उसका। अब जरूरी नहीं है 15 बॉल पर आउट होके 30 रन देकर चला गया ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। आपको वही चीज पर ध्यान देना है, वो प्लेयर कितना एग्रेसिवली खेलता है, ओडीआई मैचेस वो किस तरीके से हैंडल करता है। और जो मैं आपको नेचुरल टैलेंट की बात बता रहा था ना कि हाँ ये प्लेयर के खून में है एकदम एग्रेसिव खेलना, तो वो एग्रेसिव ही खेलेगा। उसके लिए आराम से खेलना शायद उसको कंट्रोल नहीं होता होगा। तो ये चीजें भी आपको समझनी पड़ती है। हमें काफी ऐसे प्लेयर्स देखे हैं जो अपने बारे में बताते हैं। रोहित शर्मा बताते हैं कि शुरुआत की 10 ओवर अगर मैं संभल गया, मुझे कोई आउट नहीं कर पाया, तो आगे मुझे कोई आउट नहीं कर पाएगा। मैं खुद अगर गलती करूंगा तो ही आउट हो पाऊंगा, वरना मुझे कोई भी बॉलर स्टंप आउट नहीं कर सकता, क्लीन बोल्ट नहीं कर सकता। जरूरत पड़ती है तो रोहित शर्मा आराम से भी खेलते हैं और वो धीरे धीरे अपना पेस बढ़ाते जाते हैं, चौके ऐड करने लग जाते हैं, छक्के ऐड करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से उनका खेलने का पैटर्न है। शुरुआत में वो आराम से खेलेंगे और फिर अपना थोड़ा बोलते ना एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर देते हैं। तो आपको ऐसे प्लेयर ढूंढने पड़ेंगे। और हाँ, रोहित शर्मा कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है, बट बस मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ आपको देखना चाहिए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में। और अगर कोई प्लेयर 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट रख भी रहा है तो क्या पता पिछली मैच में उसके लिए डू और डाई वाला सिचुएशन रहेगा कि आर या पार, कि यहाँ पर अगर मैंने स्कोर नहीं किया ना तो टीम शायद हार जाएगी। वैसी सिचुएशन में प्लेयर अपने आप को बहुत पुश करता है और ये सब बहुत रेयरली हम होते हुए देखते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही देखते हैं कि प्लेयर को थोड़ा आराम से ही खेलने बोल रहे हैं। बट ठीक है, आपको चेक करना है बस, तब आपको समझेगा कि ये प्लेयर सच में वर्थ इट है ऐड करने ऐसा, या फिर ये अननेसेसरीली एग्रेसिव है। और बॉलर्स में काफी सिंपल है। बॉलर्स का कैसा है ना, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, स्पिनर्स आपके लिए बहुत फ्रेंडली है। स्पिनर्स आपको बहुत अच्छा एडवांटेज दे सकते हैं, स्पेशली जब इंडिया की मैच होती है। तो इंडिया के पास इतने अच्छे स्पिनर है, कुलदीप यादव है, रविंद्र जडेजा को देख लो। तो ये स्पिनर्स की तरफ से आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा क्योंकि इनकी तरफ से विकेट्स बहुत कंसिस्टेंटली मिलते हैं। हमारे पेसर्स ने भी अच्छे विकेट्स उठाए नो डाउट, लेकिन स्पिनर्स कैसा है ना, फॉरेन कंट्रीज के जो बैट्समैन है, कुछ ऐसी कंट्रीज है जैसे साउथ अफ्रीका, उनको पता है कि स्पिनर्स के अगेंस्ट कैसा खेला जाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को नहीं पता, हाँ, इंग्लैंड को नहीं पता, ये बैट्समैन को नहीं पता स्पिनर्स के अगेंस्ट कैसा खेला जाए। तो वहां पर स्पिनर्स आपका हमेशा फायदा करके देंगे। और फिर ये भी चीज ध्यान में रखना, जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया था टीम ए और टीम बी का, उसमें अगर टीम ए के पास जो अच्छे बैट्समैन है, ठीक है, शुरुआती बैट्समैन है, टीम बी के जो मिडिल ऑर्डर बॉलर्स या फिर टॉप ऑर्डर बॉलर्स है, उन दोनों के बीच में ना आप ये पहले डिसाइड करना कि कौन आपको सबसे ज्यादा पॉइंट देगा। क्योंकि बॉलर बैटिंग कर सकता है लेकिन बैट्समैन बॉलिंग नहीं कर सकता। बॉलर अगर पहली इनिंग्स में अच्छे खासे विकेट उठा लिया हो तो सेकंड इनिंग्स में चांसेस ये है वो बैटिंग को भी आएगा, 15-20 रन तो बनाएगा। बट बैट्समैन अगर पहली इनिंग्स में आउट हो गया तो दूसरी इनिंग्स में बॉलिंग करने नहीं आएगा। इसीलिए पहले ये डिसाइड करो कि कौन आपको सबसे ज्यादा पॉइंट्स दे सकता है। अगर वो टीम ए का टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है जो बहुत अच्छे रन्स निकाल सकता है, तो नो डाउट आप उन्हें ऐड करो क्योंकि उनकी तरफ से आपको फैंटेसी पॉइंट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन टीम बी के पास ऐसे बॉलर्स है जो विकेट्स तो बिंदास उठाएंगे और बेहिसाब विकेट उठाएंगे, पूरी टीम खा जाएंगे सामने वाली, तो आपको उन्हीं को ऐड करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि कौन सबसे ज्यादा पॉइंट आपको देगा, या वो बैट्समैन है या वो बॉलर्स है दूसरी टीम के। तो इसीलिए आपको दोनों चीजें मैनेज करनी पड़ती है। अगर आप इस साइड से मिडिल ऑर्डर बैट्समैन उठा रहे हो तो इस साइड से टीम बी से आपको कोई और बॉलर्स उठाने पड़ेंगे जो शायद उनको नहीं आउट करेंगे, या फिर अगर आउट कर ही सकते हैं तो क्यों ना टीम बी के बॉलर्स को उठाकर टीम ए के बैट्समैन को अवॉइड किया जाए।
और इसी में मैंने आपको एक जनरल आइडिया बता दिया ओडीआई का कि एक बॉलर उसको 10 ओवर कैसे ना कैसे खेलनी पड़ेंगे। हाँ, अगर वो इंजर्ड हो जाता तो वो बात अलग है, लेकिन उसको मिनिमम 10 ओवर तो खेलनी पड़ेंगी अगर वो डेथ बॉलर है। बट एक बैट्समैन जरूरी नहीं है कि उसको सारे बॉल फेस करने पड़ेंगे, वो चाहे तो पहली बॉल पर या फिर 50वीं बॉल पर भी आउट हो सकता है। लेकिन एक बॉलर को पूरी गेम खेलनी पड़ती है और उसकी पूरी गेम में 10 ओवर में वो चाहे तो 5 विकेट भी उठा सकता है या फिर 1 विकेट भी उठा सकता है। तो टेक्निकली 1 विकेट के आपको 25 पॉइंट, और अगर उसने 5 विकेट उठा लिए तो आपको पता है कितने पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। बट वही एक बैट्समैन अगर वो आउट हो गया तो उसका रोल वहीं खत्म हो जाता है, वो बैटिंग ही करेगा और वहीं तक लिमिटेड है। इसीलिए मैक्सिमम ऑलराउंडर्स और बॉलर्स पर भरोसा रखो और उन्हीं को ऐड करो अपनी टीम में जब भी ओडीआई मैच हो। और जब आप ये डिसाइड कर लोगे ना कि कौन से ऑलराउंडर का आपका ऐड करना है, मिनिमम आपको 100-120 फैंटेसी पॉइंट्स तो ये ऐसे डिलीवर कर देगा, तो उसमें आप एक चीज़ कर सकते हो कि उसे वाइस कैप्टन बना दो, सीधा का सीधा वाइस कैप्टन बना दो, क्योंकि वही पॉइंट्स आपके 1.5x हो जाएंगे। और अगर आपको पूरा भरोसा है, जैसे कि सुनील नारायण, आंद्रे रसेल, ऐसे प्लेयर्स जब आपको दिखते हैं तो इनको तो आप कैप्टन भी बनाओगे तो भी आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि इनकी तरफ से हर एक मैच में अच्छा परफॉर्मेंस और ढेर सारे फैंटेसी पॉइंट्स रहते हैं। तो फिर उसको डबल करना हो तो कैप्टन तो आपको बनाना ही पड़ेगा। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी क्वेश्चन, कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाए? अब देखो, ये ऐसा क्वेश्चन है ना जिसका आंसर कभी एक नहीं हो सकता। हर एक मैच यूनिक होती है, क्योंकि हर एक मैच में खेलने वाले वो प्लेयर का उस दिन परफॉर्मेंस अलग होगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। बट उससे पूरी की पूरी टीम पर ना इफेक्ट पड़ता है। अगर वो प्लेयर अच्छा खेल रहा है तो फिर टीम पर कुछ और असर होगा, अगर वो प्लेयर खराब खेल रहा है तो पूरी टीम के ओवरऑल परफॉर्मेंस पे थोड़ा असर तो पड़ेगा। तो इसीलिए कोई भी मैच एक जैसा नहीं होता, और उसी हिसाब से कोई भी प्लेयर एक परमानेंट कैप्टन नहीं हो सकता या फिर सबसे बेस्ट कैप्टन नहीं हो सकता। वो आपको डिसाइड करना पड़ता है, प्लेयर का रीसेंट फॉर्म, उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस, उसका हेड टू हेड परफॉर्मेंस, वो सामने वाली टीम के अगेंस्ट कैसा खेला है, उस दिन वेदर कैसा है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें कंसिडर करके तब आपको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन आपके लिए उस मैच में सबसे बेस्ट कैप्टन होगा या फिर सबसे बेस्ट वाइस कैप्टन। और वाइस कैप्टन तो भी मैं मानता हूँ एक चांस आप ले सकते हो, किसी को भी वाइस कैप्टन बना सकते हो जो सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स दे रहा है, जिसका सबसे अच्छा रीसेंट फॉर्म चल रहा है। बट कैप्टन पिकना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वो आपकी टीम को क्लीन स्वीप में कन्वर्ट कर सकता है या तो फ्लॉप बना सकता है। तो इसीलिए कैप्टन पिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और मैं सोचता हूँ आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए ये डिसाइड करने में कि वो प्लेयर एक्चुअली कैप्टन वर्दी है या नहीं। क्योंकि अगर वो प्लेयर जिसको आपने कैप्टन बनाया फ्लॉप हो गया तो ऐसी सिचुएशन में आपको खुद को ब्लेम नहीं करना है, आपको खुद को कोसना नहीं है कि यार क्यों मैंने इसे कैप्टन बनाया। और जैसे कि तुमको भी पता है, फैंटेसी सिर्फ एक स्किल बेस्ड गेम नहीं है, यहाँ पर तुम्हारा लक भी मैटर करता है। और जो वो लक की बात करता है ना लोग, कि किस्मत बहुत अच्छी होनी चाहिए, किस्मत ये किस्मत वो यही डिटरमाइन करती कि तुम किसको कैप्टन बनाते हो। तुम जिसको भी कैप्टन बना रहे हो, विराट कोहली पहली बॉल पर भी आउट हुए हैं और विराट कोहली 101 रन बनाकर भी आउट हुए हैं। तो ये उनकी किस्मत भी और तुम्हारी किस्मत भी होनी चाहिए कि अगर तुमने उन्हें कैप्टन बनाया वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। इसलिए दोस्तों, डिसीजन जो भी लोगे खुद को ब्लेम नहीं करना है कि यार ये कर सकता था या मैं वो कर सकता था, क्योंकि एक बार मैच शुरू हो गई उसके बाद सब भूल जाना है। हाँ, लेकिन मैच शुरू होने के पहले जितनी अच्छी एनालिसिस कर सकते हो उतनी करो। जो भी मैंने आपको टिप्स दी हैं वो यूज करो, उस हिसाब से एटलीस्ट तुम एक बेसिक लेआउट बना पाओगे। वो टीम का कौन होने चाहिए तुम्हारी टीम में, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कौन है तुम्हारे लिए, वो सारे एटलीस्ट तुम्हारी टीम में दिखेंगे। उसके बाद कैप्टन किसको बनाना है वो तुम डिसाइड कर सकते हो। और अगर तुम्हें वो भी ज्यादा काम लगता है तो मैं काम आ सकता हूँ। मेरी तरफ से जो भी तुमको टीम्स मिलती है, जो भी मैं कैप्टन पिक करता हूँ वो मैं सेव करता हूँ। चाहे मेरी टीम में कुछ ऐसे रिस्की प्लेयर्स रहेंगे, लेकिन कैप्टन पिक हमेशा मेरा सेफ रहता है। तो आपको अगर थोड़ी बोलते ना टिप्स चाहिए, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा किसको कैप्टन बनाए, तो सीधा सीधा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हो। वहां पर मैं जो फाइनल टीम अपलोड करता हूँ वहां पर तुम चेक कर सकते हो कि कैप्टन आज मैंने किसे बनाया। तो तुम्हें एक बेसिक आइडिया मिलेगा कि हाँ ये प्लेयर कैप्टन लायक है। या फिर तुम ड्रीम 11 के गुरु टीम्स यूज कर सकते हो, ठीक है। वहां पर भी तुमको पता चल जाएगा कि कौन किसे कैप्टन बना रहे सब लोग। तो वो सारी चीजें तुम ट्राई कर सकते हो स्मॉल लीग में। बट अगर तुमको ग्रैंड लीग में कुछ अच्छा स्कोर करना है तो वहां पर जो सब लोग कैप्टन बना रहे ना, उसका उल्टा तुम्हें कैप्टन बनाना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, अब ये शायद तुम्हें समझे या नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर मैंने अलग दूसरे वीडियोस में बात की है, चाहो तो आप चेक कर सकते हो मेरे चैनल पर। मैं मानता हूँ स्मॉल लीग में डेली इन्वेस्ट करो, मल्टीपल कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो, और जिस तरीके से मैंने आपको टीम बनाना बताया ओडीआई मैचेस के लिए, मुझे लगता है इन सारे टिप्स की मदद से, और स्पेशली मैं जो टीम देता हूँ उन सब की मदद से
आप अच्छा खासा अर्निंग डेली बेसिस पर बना सकते हो। क्या लगता है आपको इन टिप्स के बारे में, या फिर आपको कुछ और एक्स्ट्रा जानना हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। और बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।